नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक और विश्लेषण बड़ी खबरों का। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। 5 साल बाद रूस के कजान में मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। एलएसी पर 2020 की स्थिति की बहाली का किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतभेदों और विवादों को शांति और सौहार्द को भंग न करने देने के महत्व पर दिया जोर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया मंत्र, कहा हम युद्ध नहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी का करते हैं समर्थन। आतंकवाद से मिलकर लड़ने की वकालत, कहा न्यू डेवलपमेंट बैंक का हो विस्तार। तुर्की के एरोस्पेस और रक्षा कंपनी टूसास के परिसर पर आतंकवादी हमला। परिसर में जोरदार विस्फोट के बाद गोलीबारी, हमले में 4 लोगों की मौत। टूसास तुर्की के लड़ाकू विमान कान का करती है निर्माण। बांग्लादेश में एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग। राष्ट्रपति ने कहा था शेख हसीना का इस्तीफे से जुड़ा दस्तावेज का कोई सबूत नहीं है उनके पास। और सबसे पहले बात ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति की रूस के कजान में मुलाकात हुई और इस मुलाकात पर पूरी देश और दुनिया की निगाहें लगी रहीं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता को द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शक मंत्र बताया। बैठक के दौरान सीमा विवाद को सुलझाने संबंधी हालिया प्रगति पर संतोष जताया गया। साथ ही रिश्तों के विस्तार और मजबूती की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात रिश्तों पर जमी बर्फ के पिघलने के संकेत हैं। साल 2020 पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गलवान में सैन्य झड़प के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में काफी दरार आ गई थी। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व स्तर पर कोई बातचीत गुजरे 5 साल में नहीं हुई। यह पहला मौका रहा जब दोनों नेता आमने सामने रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति स्थिरता बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं चीन के राष्ट्रपति ने भी माना कि संवाद और सहयोग के जरिए ही मतभेदों को दूर करना चाहिए। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle our differences and disagreements, and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. वैश्विक संघर्षों से घिरी दुनिया के बीच एशिया के 2 बड़े शक्तिशाली देशों के आपसी रिश्तों को लेकर नरमी के संकेत नई उम्मीद जगा रहे हैं। भारत चीन के सहज होते रिश्ते दुनिया के आर्थिक विकास और वैश्विक सप्लाई चेन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात वैश्विक व्यापार, आर्थिक लोकतंत्र के विविधीकरण और भू राजनीतिक घटनाओं के लिहाज से भी प्रभावशाली मानी जा रही है। कजान से आरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कजान में हुई मुलाकात शी जिनपिंग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या इस मुलाकात के मायने हैं, क्या महत्व रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स यात्रा के, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने की? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पष्ट शब्दों में शांति, सौहार्द और परस्पर संवेदनशीलता का सम्मान, एक स्पष्ट बहुप्रतीक्षित मुलाकात में बेहद स्पष्ट संदेश पड़ोसी देश को।
निश्चित रूप से देखिए, अगर भारत और चीन के रिश्तों को हम देखते तो हमने पिछले 3 दशक से काफ़ी संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। लेकिन ये बात मान के चलिए कि 2017-18 से जब से गलवान डोकलाम हुआ और ख़ासकर 2020 के बाद से भारत और चीन के संबंधों में कड़वाहट आ गई और चीन की जो अपनी एम्बिशियस पॉलिसी थी, जो रिविजनिस्ट अप्रोच थी, वो भारत और चीन के रिश्तों में एक रोड़ा बन गई और ये जो एम्बिशंस था उसमें बॉर्डर पे जो हम एक पॉलिसी रखी हुई थी कि हम बॉर्डर पे शांतिपूर्ण और सौहार्द रखेंगे और स्टेटस को मेंटेन रखेंगे, उसका उल्लंघन चीन ने किया और भारत की तरफ ऊपर बढ़ना शुरुआत किया। लेकिन और ये बात पिछले ब्रिक्स समिट तक साफ-साफ नजर आ रही थी कि दोनों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं। लेकिन ये 1 साल में काफ़ी परिवर्तन हुआ। उसके मुझे लगता है 2-3 कारण महत्वपूर्ण हैं। पहला कारण कि जिस तरीके से भारत का जो एक दबदबा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में, समाज में बढ़ा, खासकर G20 के बाद से, वो एक बहुत बड़ा एक मैसेज था कि भारत जी। को कोई भी देश दुनिया में इग्नोर नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात कि भारत के अमेरिका के साथ भी जो 5 फाउंडेशनल एग्रीमेंट हुए, वो भी चीन को एक तरीके से एक संकेत था कि आप अगर हमारे साथ इस तरीके की हरकतें करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपनी पॉलिसी को जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको बरकरार रखने के लिए हम अलायंस करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि चीन ये भी समझ गया, चीन में आंतरिक जो क्राइसिस चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं और जो हाउसिंग प्रॉब्लम्स चल रही है, उसको वो और उनका इकोनॉमी नीचे जा रहा है, तो वो ये समझते हैं कि भारत एक इमर्जिंग मिडिल क्लास मार्केट है। भारत ही नहीं, पूरे दक्षिणी एशिया एक इमर्जिंग मिडिल क्लास मार्केट है। 1.6 बिलियन पीपल वहाँ पे है, तो इसमें अगर एक्सेस चाहिए तो भारत के साथ आपको संबंधों को मजबूत करना पड़ेगा। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण पक्ष मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच में जो हुआ है, जो एक डायलॉग खुला है और एक शांति और सौहार्द की बात हुई है, उसमें मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन का बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि पुतिन ये देख रहा है कि एक अल्टरनेटिव, एक नॉन वेस्ट एक डिस्कोर्स क्रिएट किया जाए, एक इस तरीके का एक मंच क्रिएट किया जाए कि वेस्ट का जो अपना प्रभुत्व है एशिया में, उसको कैसे नियंत्रित रखा जाए, उसको संतुलित रखा जाए, और जो वेस्ट का जिस तरीके से रशिया के खिलाफ एक लामबंदी हो रहा है नाटो और यूक्रेन वॉर में, उसको बैलेंस किया जाए। तो मुझे लगता है पुतिन ये इन बातों को देखते हुए और इस बात को सबको देखते हुए चीन को एक अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करना पड़ा और भारत की तरफ एक सौहार्द का हाथ बढ़ाया। सौहार्द का हाथ बढ़ाया, जो कि दिखा भी ब्रिक्स से ठीक पहले जो है पेट्रोलियम संबंधी जो दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ। किस रूप में देखते हैं आगे की राह, क्योंकि दोनों तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के एनएसए वहाँ के एनएसए से लगातार बातचीत करेंगे, जो लंबे समय से लंबित मुद्दे हैं एक्सपेडाइट वे से हल होने की उम्मीद दिखती? देखिए, ये बात मान के चलिए कि दोनों देशों के बीच मधुर संबंध समय की मांग है, और ये जो ग्लोबल साउथ के जो अपने कंसर्न हैं, जिसको हम ग्लोबल कॉमन्स कहते हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से संबंधित इश्यूज हो, WTO में हो, या बाकी जो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी का मुद्दा हो, तो ये डिमांड करता है कि भारत और चीन को साथ रहना चाहिए। लेकिन चीन का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं रहता, बहुत अच्छा संकेत देता नहीं है। हमने पंचशील किया, उन्होंने 1962 किया। हमने जब 1988 से संबंधों को एक एंगेजमेंट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट किया और हमने कहा कि हम बॉर्डर पे स्टेटस को रखेंगे, उन्होंने फिर से ये गलवान डोकलाम और ये सब हरकतें की। निश्चित रूप से चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के माध्यम से अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है, जो कि भारत उस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है, खासकर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो मुझे लगता है अगर चीन इन सब से बाज आएगा और इन सब से भारत के किसी भी संप्रभुता और अखंडता को अगर कोई आंच नहीं पहुंचाएगा, तो दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत होने की पूरी संभावना है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये बात मान के चलिए कि अमेरिका अपना चीन और भारत की जो फूट है उसका फायदा अमेरिका उठाएगा और अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के माध्यम से यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाएगा। और ये बात हमने देखने को मिला कि अमेरिका जिस तरीके से बे ऑफ बंगाल में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, एक संकेत था ये भारत के लिए भी और चीन के लिए भी कि अगर आप लड़ोगे तो कोई तीसरा जो पावर है जो एशिया से बाहर का है वो अपना दबदबा
दबाव बनाएगा। तो मुझे लगता है ये एक रेशनल आया है और ये आगे भी चलेगा कि दोनों देश मिलके जो ट्रेड का विषय, क्योंकि एक और मुद्दा मैं यहाँ पे एक कहना चीज और जानना चाहूंगा। चाहेंगे, इशारों में स्पष्ट तरीके से भारत वैश्विक मंचों का किसी निजी हित के लिए कभी उपयोग नहीं करता है, लेकिन स्पष्ट तरीके से स्पष्टवादिता में कहा गया कि आतंकवाद को लेकर दोहरे नजरिए नहीं अपनाए जाने चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी, तकरीबन 40% आबादी मानवता की ब्रिक्स देशों में है। तो आतंकवाद के नजरिए पर दोनों पड़ोसी मुल्कों को बेहद पारदर्शी संदेश। बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही कि भारत जो एक आतंकवाद से पीड़ित देश है, ग्रसित देश है, और भारत ने ये देखा है कि दुनिया के जो अग्रणी देश हैं वो उनके दोहरे मापदंड है। अमेरिका के आतंकवाद पे दोहरे मापदंड रहे हैं और चीन भी कुछ हद तक जो आतंकवादी जो जिनको भारत ब्लैकलिस्ट कराना चाहता था, जो पाकिस्तान में अपनी एक्टिविटीज करते हैं, उनको हम यूएन के ब्लैकलिस्ट में डालने की कोशिश करते, चीन वहां पे वीटो करते। तो मुझे लगता है कि भारत ने साफ शब्दों में ये बात कह दिया कि हमारा जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। निश्चित रूप से हमारी भी जरूरत है कि आप हमसे ट्रेड कीजिए, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप भी बिजनेस कीजिए, आप भी अपने जो मानव विकास को आगे बढ़ाइए और देश के विकास को आगे बढ़ाइए, लेकिन हम आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दे पर कहीं पर भी कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ये सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज दिया है और ये भी बात कही कि ये सारे मुद्दे डायलॉग और नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी के माध्यम से हम रिजॉल्व करेंगे और निश्चित रूप से मल्टीलेटरलिज्म का जो एक प्लेटफॉर्म ब्रिक्स जैसा तैयार हुआ है, उसमें बाकी जो देश हैं अगर उसमें आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं तो वो भी आगे बढ़ेगा। एक बात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी चतुरता से और बड़ी आसानी से कही कि जो यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको भी एक्सपेंड और उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत है, उसको डेमोक्रेटिक बनाने की जरूरत है, उसमें कंसेंसस बेस्ड डिसीजन लेने की जरूरत है। तो भारत जो एक बहुत बड़ा दुनिया को रिप्रेजेंट करता है और दक्षिणी एशिया और दुनिया उनको भारत की लीडरशिप को एक्सेप्ट करती है, तो भारत का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रतिनिधित्व अति आवश्यक है और ये बात ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से साफ साफ भारत ने कही। और रूस समेत सभी लगभग देश जो है इस बात का समर्थन भी करते हैं कि विश्व की इतनी बड़ी आबादी और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का वैश्विक संस्थानों में सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। हम चर्चा जारी रखेंगे संजय जी, आपसे हालात पे बांग्लादेश के भी जानेंगे, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुख करेंगे बांग्लादेश की ओर। बांग्लादेश में एक बार फिर गतिरोध पैदा हो गया है, प्रदर्शन शुरू हो गया है और इस बार प्रदर्शनकारी देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निवास बंग भवन के सामने प्रदर्शन किया है। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन के सामने इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की।
बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं, लेकिन उनकी वजह से एक बार फिर देश में बवाल मचा हुआ है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है या नहीं, इसे लेकर अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की कुर्सी खतरे में आ गई है। शेख हसीना की सरकार को हटाने वाले प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे के मामले को लेकर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर जो खुलासा किया है, उसने बांग्लादेश में संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा कि उनके पास इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि अगस्त में विरोध प्रदर्शन के बीच देश छोड़कर जाने से पहले शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस बीच राष्ट्रपति के इस बयान के बाद बांग्लादेश में इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या शेख हसीना अभी भी देश की प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में घटनाक्रम में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की संवैधानिकता पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि 5 अगस्त को शेख हसीना के देश छोड़ने के 3 दिन बाद 8 अगस्त को बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। राष्ट्रपति ने कहा कि 8 अगस्त को यूनुस और उनकी सलाहकार परिषद के सदस्यों को पद की शपथ को असाधारण स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ाने की सलाह दी थी। राष्ट्रपति की टिप्पणी सामने आने के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी गुट भड़क उठा है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शहीद मीनार के सामने रैली करके शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति को फांसीवाद का सहयोगी बताया। वहीं राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास बंग भवन की ओर बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के तुरंत इस्तीफे देने और बंग भवन खाली करने की मांग की। इन प्रदर्शनों को देख अब यूनुस सरकार की दिक्कत बढ़ गई है। अंतरिम सरकार किसी तरह इस प्रदर्शन की आग को बुझाना चाहती है। तो बांग्लादेश में एक बार फिर शुरू हुआ है प्रदर्शन का दौर। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी जेएनयू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर देखें तो त्यागपत्र दिया जाना केवल औपचारिकता नहीं होती है, संवैधानिक बाध्यता होती है, संवैधानिक अपेक्षा होती है। पद जब रिक्त होगा, नई सरकार का गठन होगा। सभी लोकतांत्रिक देशों में चयन की प्रक्रिया और निर्वाचन के बाद पदारूढ़ होने की प्रक्रिया यही होती। अब जब राष्ट्रपति, जो कि संवैधानिक प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई त्यागपत्र ना उन्हें मिला है, ना उन्हें जानकारी है, ना इसके दस्तावेजी सबूत हैं, फिर क्या स्थिति बनती? देखिए अश्विनी जी, अगर बांग्लादेश को आज की स्थिति में देखते हैं तो वहाँ पे 3 बहुत बड़े संकट हैं। पहला राजनीतिक संकट, दूसरा संवैधानिक संकट है, और तीसरा जो लॉ एंड ऑर्डर का, जो सुरक्षा का जो एक संकट बना हुआ है कि बेसिकली जो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, पुलिस हैं, आर्मी है, जुडिशरी है, उनको जो स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो एक कमेटी बनी हुई है, या स्टूडेंट, छात्र, आम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया, वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो कोहोर्स के माध्यम से, प्रोटेस्ट के माध्यम से वो डिसाइड कर रहे हैं कि कौन वहाँ पे चीफ जस्टिस होगा, कौन वहाँ पे किस पुलिस अफसर को कहाँ लगा जाएगा। तो एक तरीके से पॉलिटिकल केओस बना हुआ है। राजनीतिक संकट इसलिए है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहाँ से भगाया और जिस तरीके से हटाया गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मींस वहाँ पे अडॉप्ट नहीं किया, और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट किया, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट का, क्योंकि 15वां संविधान जो संशोधन हुआ, उस 15वें संविधान संशोधन में केयरटेकर सरकार की जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 58B था, उसको खत्म कर दिया गया, और उसका भी मिसयूज होने के चांसेस थे, जो कि 2006 से 8 के बीच में उस केयरटेकर गवर्नमेंट का मिसयूज हुआ। अब आ गया नया कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक संकट कि राष्ट्रपति जो है, वहाँ का जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनको कभी इस्तीफा दिया ही नहीं। तो अगर इस्तीफा दिया नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है नहीं, और अब वो इस बात को उन्होंने रखा जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, तो जो कोहोर्स के माध्यम, जो स्टूडेंट्स, उनकी डिमांड्स जायज डिमांड थी, उनका कोटा का इशू था, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था, करप्शन का इशू था, नेपोटिज्म का इशू था, सारी बात मान ली। लेकिन जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर वो निर्णय ले रहे हैं, और उसके 2 परिणाम अभी सामने आए। पहली बात कि जो 1972 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन
30 लाख लोगों के शहीद होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। बांग्लादेश के लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं, नए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात कर रहे हैं। वो नया संविधान क्या होगा, क्या वो इस्लामिक ताकतों के माध्यम से होगा या प्रोग्रेसिव, ये बहुत बड़ा एक एम्बिग्विटी बांग्लादेश में बनी हुई है। दूसरा जो एक बहुत बड़ी जो अवामी लीग थी, उसका जो छात्र लीग है, स्टूडेंट विंग थी, उसको आज बैन कर दिया गया। तो आप ये बात मान के चलिए कि अपोजिशन को जिस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है, जो इंटॉलरेंस अपोजिशन के साथ किया जा रहा है, उसी आरोप पे तो शेख हसीना को हटाया था। तो शेख हसीना और आप में कोई फर्क नहीं हुआ, आप भी वही कर रहे हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। संजय जी, फिर आगे क्या लगता है, ये प्रदर्शन का दौर बढ़ेगा या प्रदर्शन का स्वरूप और ज्यादा व्यापक या विस्तारित होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके का इंटरवेंशन करके इस संवैधानिक संकट को, उपज रहे संवैधानिक संकट को कहीं वो दरकिनार करने की कोशिश करेगा? तब जबकि न्यायपालिका पर भी प्रदर्शनकारियों का दबाव है। 20 से ज्यादा न्यायाधीशों को दशहरा दुर्गा पूजा के उसके बाद कार्यमुक्त कर दिया गया है, मतलब उन्हें काम करने से पदमुक्त नहीं किया गया है, कार्यमुक्त कर दिया गया है, वो मुकदमे नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में एक परंपरा रही है, विनर टेक्स ऑल। जब जो सत्ता में आता है वो अपने ही लोगों को नियुक्ति देता है, अपने लोगों को जुडिशरी में या बाकी पदों पर आसीन करता है। जब शेख हसीना थी, अवामी लीग थी, तो अवामी लीग के लोग थे। अब आ गया, अब केयर टेकर गवर्नमेंट है, एंटी अवामी लीग फोर्सेज है, उन्होंने अपने लोगों को, तो वहां पे जुडिशरी क्या काम करेगी उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जो चीफ जस्टिस थे उनको फोर्सफुली रेजिग्नेशन दिलवाया गया। और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे उसमें पुलिस हो या जो भी इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे उनको भी ठीक से काम न्यूट्रली नहीं करने दिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन भी बहुत सक्रिय, बहुत न्यूट्रल काम नहीं कर पाएगा, जो वो भी उन्हीं का है। तो ये हालात ऐसे बने हुए हैं कि मुझे लगता है कि जो ये रिवोल्यूशन था, स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था, ये अनफिनिश्ड रिवोल्यूशन है। अब मुझे डर यही है कि जो अभी तक जो सेकुलर प्रोग्रेसिव ताकतें बांग्लादेश में सक्रिय थी, 1971 में वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी, उसके बाद इरशाद के खिलाफ 1989 में लड़ी, 2006 से 2008 में जिस तरीके का जो कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ी, मुझे लग रहा है कि कहीं वो जो ताकतें थी, जो बांग्लादेश की एक आवाज़, बंगाली सेकुलर इंक्लूसिव समाज की आवाज़ थी, उसको कहीं दबा के कहीं रेडिकल ताकतें वहाँ पे मजबूत नहीं हो जाए, और जो बांग्लादेश जिस पाकिस्तान से वो डरते थे और जिस पाकिस्तान से वो अलग हुए कि इस्लामिक राष्ट्रवाद की हम बात नहीं करेंगे, कहीं उन्हीं रास्तों पे न चला जाए, पाकिस्तान उसी रास्ते पे नहीं बढ़ रहा हो जी। और यही भय सबको है, और भारत का पड़ोसी है। भारत तो हमेशा ये चाहता है कि धर्मनिरपेक्ष, सबल और स्थिर बांग्लादेश बने, जो इस पूरे क्षेत्र में आपसी सहयोग से नई इबारत लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपने विचार साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज़। सोने की चमक और बढ़ जाती है जब वो खरा हो। अब आप कहेंगे कि ये सोना खरा है, ये मैं कैसे जानती हूँ? मैं क्या जौहरी हूँ? जी नहीं, लेकिन BIS ने इसे बहुत आसान बना दिया है। गोल्ड ज्वेलरी पर 6 अंकों वाले HUID कोड के साथ हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दी है। हॉलमार्क देखकर ही गोल्ड ज्वेलरी खरीदें। और हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क्ड गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। BIS है विश्वास का प्रतीक। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं विश्व भर की कुछ अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
तुर्की की राजधानी अंकारा में बड़ा आतंकी हमला। तुर्की के एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी ट्यूसास के परिसर पर हमले किए गए हैं। इन हमलों में कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं इस घटना की कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावर गोलीबारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिजबुल्लाह का शीर्ष नेता हाशिम साफिउद्दीन इस महीने की शुरुआत में बैरूत पर हुए इजरायली हमले में मारा गया है। इजरायली सेना ने मंगलवार को हाशिम साफिउद्दीन की मारे जाने की पुष्टि की। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह की हत्या के बाद साफिउद्दीन को उसका उत्तराधिकारी माना जा रहा था। वहीं इजरायल ने लेबनान के बंदरगाह शहर टायर पर बमबारी की। इजरायल ने उत्तरी गाजा पर हमलों में तेजी ला दी है। हमलों के बीच अपनी जान बचाने के लिए उत्तरी गाजा से लोगों का पलायन जारी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि इजरायल को हमास के खिलाफ अपनी सामरिक जीत के बाद एक अस्थायी रणनीतिक सफलता हासिल करने की जरूरत है। उन्होंने गाजा में संघर्ष को खत्म करने और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई पर जोर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान ने ब्रिटेन की लेबर पार्टी के खिलाफ संघीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में लेबर पार्टी से जुड़े नेता पर हैरिस के लिए प्रचार करने का आरोप है। वहीं लेबर पार्टी ने कहा कि सहयोगी पार्टी के लिए प्रचार करना कोई असामान्य बात नहीं है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना करप्शन केस में जमानत दे दी है, जिसमें सरकारी गिफ्ट्स की अवैध बिक्री शामिल है। बुशरा बीबी को गिरफ्तार किए जाने के करीब 9 महीने बाद ये जमानत मिली है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया भर में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। वहीं वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2024 में कई अफ्रीकी देशों में बारिश का मौसम तेज हो जाएगा, जिससे घातक बाढ़ आ सकती है।